हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसे जा रहा है लॉकडाउन? बढ़िया। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसका पार्ट 1 न्यूट्रिशन आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 1 क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन। सो एक्साइटेड? चलिए मूव फॉरवर्ड। स्टडी हार्ड, प्ले हार्ड एंड बी स्मार्ट। खूब पढ़ो बच्चों, खूब मस्ती करो, खूब खेलो एंड बी स्मार्ट। बिकॉज देखो बच्चों, हार्ड वर्क से ज़्यादा जरूरी ना स्मार्ट वर्क होता है। सो डू द स्मार्ट वर्क। ओके, देखो बच्चों, हमारा चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस बच्चों होता क्या है? देखो, जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है ना, उन सबको इसकी लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। मतलब लाइफ प्रोसेस को ब्रेक करेंगे, लाइफ एंड प्रोसेसेस। लाइफ मतलब हमारा जैसे जीवन, आप हिंदी में कह सकते हो, एंड प्रोसेसेस मतलब कि उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चल रही हैं, क्या क्या उसके अंदर हो रहा है। देखो, तो हम ना इसकी डेफिनेशन हमें याद करनी है। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी फंक्शंस हैं वो सब हमारे लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा टॉपिक जो आज सब टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। देखो, अब न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है, आपने मतलब वर्ड न्यूट्रिशन बहुत बार सुना होगा। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम खाने को खाते हैं, मतलब हम फूड को कंज्यूम करते हैं एंड उसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉमन मतलब लेमैन लैंग्वेज में कहें तो फिर फूड का इनटेक मतलब फूड को, ऑर्गेनिज्म को फूड को लेना एंड उसके बाद उस फूड को यूटिलाइज करना। क्योंकि हम फूड लेते किसके लिए? एनर्जी के लिए लेते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइजेस इट, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बच्चों, हमने जो लाइफ प्रोसेसेस आज पढ़ना है उसके हमारे हम 4 प्रोसेसेस आज इसमें इंक्लूड करेंगे। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसमें से आज हम कवर करने वाले हैं हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ठीक है, देखो बच्चों, अब न्यूट्रिशन के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन तो पढ़ ली। अब हमें ये देखना है कि जो न्यूट्रिशन है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक और एक हमारा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक के अंदर बच्चों क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड, ठीक है, फूड का काम क्या होता है? हमारा एनर्जी देना। ठीक है, अपना फूड अगर ऑर्गेनिज्म खुद सिंथेसाइज करता है बाय ओन, अगर वो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज करेगा, खुद से एनर्जी लेगा, तो उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक के अंदर ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड कंज्यूम करेगा, जबकि हेटेरोट्रॉफिक में इसका अपोजिट है। इसमें ऑर्गेनिज्म जो फूड है वो अदर वन से लेगा, किसी और ऑर्गेनिज्म से लेगा। जैसे एग्जांपल में हम ह्यूमन किससे लेते हैं? गाइस, हम प्लांट से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक के अंदर वो खुद नहीं बनाएगा, डिपेंड ऑन अदर। ठीक है, वो अदर से फूड लेगा। अब हेटेरोट्रॉफिक के ना 3 सब टाइप हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ये हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है क्यों? मतलब हम ऐसे खाना खा रहे हैं, हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ी क्यों? देखो, हम पहले क्या थे? बिल्कुल ऐसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे हम छोटे बच्चे से इतने बड़े बच्चे जो बने हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। बचपन में सबने चोटें तो बहुत खाई होगी, उस चोट को रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे ब्रेन को वर्क करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो न्यूट्रिशन हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए हमारा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी बेसिक नीड हमारी क्या हुई बच्चों? हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारी डेली यूज़ के जो वर्क हैं, मतलब कोई भी ऐसा वर्क जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाने से मिलेगी, न्यूट्रिशन से मिलेगी, फूड से मिलेगी। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, अब वो होता क्या? जैसे मैंने आपको बताया, अपना खाना खुद बनाना। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक के अंदर ऑर्गेनिज्म खुद फूड की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल रिसोर्सेज।
इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ, सिंथेसाइज फूड बाय इट्स ओन, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करेंगे, खुद उससे एनर्जी डिराइव करेंगे, उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं तो फिर वो अपना फूड सिंथेसाइज करते कैसे हैं, इसकी एक ना प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस का नाम क्या होता है हमारा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। अब होती क्या है, देखो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। वो कैसे सिंथेसाइज करेंगे, देखो बच्चों, हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर, वहाँ से तो वो लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, और उसके बाद वो क्या लेंगे, एनर्जी, वो सनलाइट लेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल उनके पास था ही, उसके बाद सोयल से वो हमारा क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, और ये सब मिलके फूड एंड ऑक्सीजन का रिलीज करेंगे। ठीक है, तो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन रिलीज की, फूड बनाने के लिए एनर्जी सनलाइट से ली, एंड सोयल से हमने क्या लिया, वाटर लिया। ठीक है, अब इसकी देखो बच्चों डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी एग्जाम में लिखने के लिए, तो वो क्या होगी, प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ, एक ऐसी प्रोसेस जिससे ऑटोट्रॉफ जो खाना बनाते हैं वो सब्सटेंसेस को बाहर से, आउटसाइड से लेते हैं, और उसके बाद उसे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो फूड बना वो स्टोर होगा ना इसके अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में, तो वो इसे स्टोर करेंगे। ठीक है, क्या क्या लिया, क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट, और उसके बाद हमने क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड हमने इसके लिए ली थी, एंड वाटर भी लिया था। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, और उसके बाद वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, देखो बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस से हुआ, उसकी इक्वेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की इक्वेशन है। 6CO2 + 6H2O, उससे हमारा क्या बना, ग्लूकोज बना एंड ऑक्सीजन बना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने कहाँ से ली थी, एटमॉस्फेयर से ली थी, वाटर हमने कहाँ से लिया था, सोयल से लिया था, ग्लूकोज जो बनी उसे हमने क्या किया, हमने स्टोर कर लिया फूड की फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया, जिसे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। और ये सब किसकी प्रेजेंस में हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ, एंड क्लोरोफिल पिगमेंट हमें जिसके लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। ओके बच्चों, सो गाइस, अब हमने देख लिया है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की इक्वेशन। देखो अब आपसे कोई पूछे भाई सनलाइट ले ली, ये ले लिया, वो उसके प्रॉपर हमें स्टेप्स भी तो बताने पड़ेंगे ना, तो उन स्टेप्स के लिए अब आपके पास फोटोसिंथेसिस पे ऐसे नोट लिखने को आता है, तो ऐसे आप उसको मतलब ऐसे सिंपल एक्सप्लेन करोगे तो उसे स्टेप्स में एक्सप्लेन करोगे ना। तो स्टेप्स क्या हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट का क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब करना, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो लाइट उसने ली उसे वो किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और जो वाटर हमने लिया था ना उसका ब्रेक डाउन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद देखो बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना वो कार्बोहाइड्रेट में हमारी क्या हो जाएगी, उसकी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो एक कोड वर्ड बताती हूँ, रिग एंड ऑयल। ऑक्सीडेशन का मतलब तो होता है बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड रिडक्शन का मतलब होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन, ऑक्सीजन एंड लूज। तो रिडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन हुआ, जो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे वो क्या बन गई, हमारी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं ना, वो स्टेप्स ना मतलब कि वन आफ्टर अनदर नहीं होते हैं, इनकी ना कोई प्रॉपर ऐसे सीक्वेंस नहीं है इन स्टेप्स की। ठीक है, इन स्टेप्स की सीक्वेंस क्यों नहीं है, जैसे कि मतलब कुछ एक प्लांट्स हैं उनको मतलब रात को ही अपना ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करके रख लेते हैं, मतलब इनकी ना इस वजह से ना कोई भी सीक्वेंस नहीं होती है। ठीक है, तो मेन बात हमारी थी स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की कोई सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड तो नाइट में ले लेंगे, एंड उसके बाद एक इंटरमीडिएट बना लेंगे
ठीक है, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। कार्बन डाइऑक्साइड रात को नहीं, क्लोरोफिल से खाना कब बनाया, उसने डे में बनाया, किसने, डेजर्ट प्लांट्स ने। तो इस वजह से ये स्टेप्स वन आफ्टर अनदर नहीं होंगे। ओके, देखो बच्चों मैं आपको बताती हूँ स्टोमेटा। अब मैंने आपको बता दिया जो प्लांट्स हैं वो CO2 को कंज्यूम करते हैं। अब CO2 को वो कहाँ से लेते हैं, वो लीव्स से लेते हैं। लीव्स के अंदर क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, एंड उन टाइनी पोर्स को हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा को अगर हम बेसिक डेफिनेशन बोलें तो वो क्या होगा, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, स्टोमेटा क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। देखो बच्चों जो गैसेस का एक्सचेंज है ना वो स्टेम से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है, लीव से भी हो सकता है। ये मैं आपको रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ। प्लांट एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रेस्पायर भी करेगा। तो रेस्पायर कहाँ से करेगा, रूट से, स्टेम से एंड लीव से। बट मेनली वो कहाँ से रेस्पायर करेगा, वो स्टोमेटा से करेगा। स्टोमेटा से वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या कर देगा, इनटेक करेगा, एंड उसके बाद ऑक्सीजन मतलब फिर फोटोसिंथेसिस से बनेगी। तो हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ लिया जो कि एक टाइनी पोर है जो कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक में हमें मदद करेगा। अब बच्चों ये करता कैसे है, देखो स्टोमेटा का ना स्ट्रक्चर है, ये देखो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा है स्टोमेटल पोर, ये है वैक्यूल, ये हमारा उसके अंदर न्यूक्लियस, ये क्लोरोप्लास्ट, ये सेल वॉल, एंड ये हमारा क्या है, स्टोमेटल पोर जो मैं बता चुकी हूँ। एंड ये दो है हमारी गार्ड सेल। ठीक है, देखो बच्चों गार्ड सेल के अंदर जब भी वाटर घुसेगा, वाटर इसके अंदर जाएगा तो ये क्या कर जाएगी, स्वेलअप कर जाएगी, एंड स्वेलअप होने से फिर ये क्या हो जाएगी, हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन होगी तो फिर क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करेगी। ठीक है, और अगर गार्ड सेल में श्रंक हो जाए, श्रंक कब होगी, जब इसके अंदर से हमारा वाटर जो है वो लूज कर जाएगा। ठीक है, वाटर अगर लूज हो गया तो ये क्या कर गई, हमारी श्रंक कर गई, तो फिर CO2 की एक्सचेंज बंद हो जाएगी। ठीक है, तो स्टोमेटल पोर क्लोज्ड हो गया, तो स्टोमा क्लोज्ड एंड स्टोमा ओपन। सो अगर मैं आपको मतलब एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमारे टर्गर प्रेशर पे डिपेंड करती है, जो कि वो प्रेशर वाटर के इन एंड आउट मूवमेंट की मदद से होता है। वाटर इन तो पोर ओपन एंड वाटर आउट तो पोर क्लोज। ठीक है, वाटर इन से ओपन एंड वाटर आउट से श्रिंक होकर के क्लोज। तो ये तो हो गया हमारा स्टोमेटा। देखो बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्लांट खुद सिंथेसाइज करता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या होता है, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड करता है। वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, वो अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा फॉर फूड। ठीक है, फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा। उसका एग्जांपल हम हेटेरोट्रॉफिक का सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम खुद हैं, हम ह्यूमन। देखो वैसे तो है नहीं भाई, हम गए बाज़ार से, हमने ऑक्सीजन बनानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कहेंगे चलो सनलाइट मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें मिल गई, और अब हम ना खाना बनाने चलते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं बच्चों। ठीक है गाइस, हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे। देखो अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ना, इसके सब टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइटिक। इन सभी न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड ऑन अदर है, वो अलग अलग तरीके से उस पर डिपेंड है। किसी में वो उस पर किसी तरीके से डिपेंड है, किसी में उस पर स्टक करके डिपेंड है। वो अलग अलग तरीके से उस पर डिपेंड है, अलग अलग तरीके से उस ऑर्गेनिज्म पे निर्भर है। लेकिन वो कैसे है वो मैं आपको आगे फर्दर समझाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से। इस न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है ना
वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेगा। उसका खाना क्या होगा? डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, चाहे वो डेड प्लांट हो, चाहे डेड एनिमल हो, एंड चाहे वो रोटन ब्रेड हो। मतलब इसको क्या करना है, इसे खुद नहीं बनाना, इसे डेड मैटर के ऊपर डिपेंड करना है, सेप्रोफिट्स को, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में जैसे फंजाई में तो हमारी हो गई मशरूम एंड बैक्टीरिया, ये हमारे क्या है, मेन सेप्रोफाइट्स है, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर। वो जो मरे हुए मैटर होगा ना, मरा हुआ डेड होगा, डिकेइंग होगा, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सीधी भाषा में सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में वो मरे हुए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेने वाला है, ठीक है। और डेफिनेशन पेपर में लिखने के लिए ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन है। अब बच्चों अदर सब टाइप जो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, वो हमारा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक के अंदर क्या होगा, इस न्यूट्रिशन में ना जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो अपना फूड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेगा, लेकिन वो उसे मारेगा नहीं। देखो बच्चों, सेप्रोफिटिक में उसने किससे लिया था, सेप्रोफिटिक में डेड एंड डिकेइंग से लिया था, ठीक है। लेकिन जो पैरासिटिक होगा, इसमें वो क्या करेगा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अदर ऑर्गेनिज्म पे ऊपर डिपेंड होगा। मतलब वो अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से खाना लेगा, लेकिन उसे मारेगा नहीं। मतलब उसको आप ये लगा लो, बस उसके चिपका रहेगा, इसे स्टक करके रहेगा, पर उसे मारेगा नहीं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं फंजाई, कुछ एक फंजाई जो होती हैं बच्चों, पैरासाइट्स होती हैं। बैक्टीरिया, कुछ एक बैक्टीरिया एंड केस्क्यूटा अमरबेल, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक पैरासाइटिक प्लांट है जो अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेगी विदाउट किलिंग, ठीक है। ये हमें मेन देखनी है, ये अदर ऑर्गेनिज्म को फूड लेगा पर उसे मारेगा नहीं, उसके ऊपर इसे स्टक करेगा और फूड ले लेगा। और जिससे पैरासाइट ऑर्गेनिज्म फूड लेगा उसे हम कहेंगे होस्ट। जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड लेगा उसे हम क्या कहेंगे, होस्ट। होस्ट से वो फूड लेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट, जो कि क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखो बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को लेता है, ठीक है, और उसे सिंपलर वन में कन्वर्ट करता है बॉडी के अंदर। एंड कन्वर्ट करने के बाद जो मतलब बचा हुआ होता है हमारा, जो मतलब वेस्ट कह सकते हो आप, वेस्ट होता है, उससे क्या कर देगा, इजेस्ट कर देगा, ठीक है। क्या किया उसने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सॉलिड फॉर्म में लिया एंड सिंपलर वन में कन्वर्ट करके इजेस्ट कर दिया, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ये हमने इसकी क्या कर ली, डेफिनेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, जो खाना खाया वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, एंड उसके बाद एब्जॉर्ब होकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एंड जो अनएब्जॉर्ब्ड होगा वो इजेस्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसके एग्जाम्पल ह्यूमंस, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले हैं, ठीक है। हम क्या फॉलो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, अब हमने ह्यूमंस की तो बात कर ली, अब हमारी बात आती है अमीबा की, ठीक है। अमीबा है क्या, अमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने जिसकी भी बात की ना, प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो सब मल्टी सेलुलर थे। अब हम बात करेंगे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। देखो बच्चों, अमीबा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा से ना आपके स्टेप्स भी पूछ सकते हैं कि स्टेप्स बताओ अमीबा के अंदर, मतलब प्रॉपर मेटाबॉलिक स्टेप्स। मेटाबॉलिक स्टेप्स आपसे अमीबा के अंदर हम से पेपर में पूछ सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे, ये आए अमीबा साहब, इन्होंने क्या किया, फूड, यहाँ पे साइड में एक छोटा सा फूड पड़ा था, अमीबा गया, उसने देखा भाई यहाँ पे तो फूड है, उसने अपने सूडोपोडिया फैलाए। अब देखो बच्चों, अमीबा के पास हाथ पैर हैं तो नहीं, भाई हम गए हाथ से खाना उठाया और खा लिया, तो वो क्या करेगा, वो यूनिसेल्युलर, उसमें एक ही सेल को सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अपने सूडोपोडिया को फैलाएगा एंड फूड को उसके अंदर पकड़ लेगा, ले लेगा। तो उसके बाद फूड उसमें एनक्लोज हो गया, एक वैक्यूल बन गई। उसके बाद बच्चों, उसने फूड अंदर तो ले लिया, उसका फूड का डाइजेशन भी कर लिया, डाइजेशन के बाद वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद वो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस करना उस फूड से, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, उस फूड को निकाल देगा, उसका क्या कर देगा, इजेशन, फूड को क्या कर देगा, थ्रोन आउट, ठीक है।
उसके बाद वो उस फूड को आउट कर देगा। तो ये हमारा हो गया अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन के स्टेप्स, ठीक है। अमीबा ने क्या किया, सबसे पहले किया इंजेशन, देन डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड फिर इजेशन। देखो बच्चों, जो टाइप है ना, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का ही टाइप है, ठीक है। अमीबा क्या न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। ओके, नाउ अब हमने सबके अंदर न्यूट्रिशन पढ़ लिया, अमीबा के अंदर हमने पढ़ लिया, प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ लिया, हमने अमीबा के अंदर पढ़ लिया। अब बारी आती है हमारी, हम सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने वाले कि ह्यूमंस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उनके अंदर न्यूट्रिशन के क्या स्टेप्स हैं, कैसे वो अपना खाना लेते हैं। आप लोग को बच्चे क्यूरियोसिटी नहीं होती भाई खाना अंदर जाके उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपने खाया, जैसे आप खाते हो ना पाव भाजी, छोले भटूरे, क्या होता है उनके साथ अंदर जाके। चलो पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये हमारी ना एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। क्या है ये, हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेशन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले फूड था, फूड आया, आने के बाद फूड हमारा गया माउथ में गया फूड, हमने वहाँ पे उसे क्या किया, च्यू किया, ठीक है। उसके बाद वो ईसोफेगस, जो कि हमारी क्या है, फूड पाइप है, इससे फूड नीचे गया। नीचे जाने के बाद स्टमक के अंदर फूड का क्या हुआ, हमारा डाइजेशन, ठीक है। स्टमक के अंदर फूड जाके क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ। वहाँ से फूड हमारा गया स्मॉल इंटेस्टाइन जी के पास, जहाँ पे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ। फिर फूड गया लार्ज इंटेस्टाइन के पास, जहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हुआ एंड उसका फीकल मैटर का सिंथेसिस हुआ, ठीक है। एंड फीकल मैटर विल पास आउट थ्रू एनएस, एनएस से फीकल मैटर बाहर निकल जाएगा। दिस इज़ द अपेंडिक्स। ये हमारे हैं पेनक्रियास, ये हमारा है लीवर इतना बड़ा सारा, ये हमारा है गॉल ब्लैडर, ठीक है। जो लीवर एंड पेनक्रियास है ना, ये अपने सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डालते हैं, ठीक है। वहीं पर ही अपने जूसेस को डालते हैं जहाँ पर वो उसका यूज़ किया जाता है। अब हम इसे एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू समझाया था। देखो, बक्कल कैविटी, माउथ के अंदर क्या हुआ, माउथ के अंदर हमारा फूड आया, माउथ के अंदर देखो इतने सुंदर सुंदर टीथ दिख रहे हैं ना, ये हमारे क्या है, टीथ। और उसके पीछे क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट, आगे होता है हार्ड पैलेट, ठीक है। ये हमारी है हो गई टंग, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो बच्चों, फूड आया, फूड को हमने एनगल्फ किया, एनगल्फ का मतलब हमने अपने अंदर लिया, कंज्यूम किया, उसे हम मुंह के अंदर लेके गए। मुंह के अंदर ले जाने के बाद हमने उसको क्या किया, च्यू किया। जो टीथ है ना, टीथ से हमने उस फूड को ग्राइंड किया, उसे चबाया। उसके बाद बच्चों देखो, मुंह में टंग है, उसका क्या काम है, जीभ का क्या काम है, वो ना एक टंग क्या होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन होती है। मस्कुलर का मतलब है वो मसल से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। वो क्या करेगी, मस्कुलर एक्शन करेगी और एक बोलस प्रिपेयर करेगी। देखो, हम फूड को ऐसे बार बार च्यू करेंगे, ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाएंगे ना, तो एक बोलस मतलब एक सॉलिड आप कह सकते हो बोल बन जाएगी फूड की, जिसे हम क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। और टंग का एक और काम है, मिक्स द फूड विद द सलाइवा, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगी, जिससे हमें ड्राइनेस नहीं होगी। इन फूड का जो हमारा पैसेज है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसने क्या किया, फूड को मिक्स किया, जिससे फूड का पैसेज इजी हो गया। तो कंटेन द एंजाइम्स, ऐसे अब सलाइवा की बात करते हैं, हमने सलाइवा को उसने मिक्स किया, तो सलाइवा के अंदर क्या है, मतलब सलाइवा ज़रूरी क्यों है। सलाइवा के अंदर बच्चों एक अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम है। क्या एंजाइम है हमारा, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, ये हमारे स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, शुगर सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा सलाइवरी अमाइलेज का। तो बच्चों, ओवरव्यू में देखा जाए तो फूड का क्या हुआ, फूड हमारे माउथ के अंदर आया, टीथ ने उसे ग्राइंड किया, टीथ ने उसे मतलब छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया, टंग ने उसे मतलब सलाइवा के साथ मिक्स होने में मदद की,
एंड सलाइवा ने क्या किया, उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड उसे हाइड्रेट कर दिया जिससे ड्राइनेस ना हो और उसका पैसेज ईजी हो जाए। अब सलाइवा निकलता कहाँ से, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स बच्चों, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, एंड ये उसकी लोकेशन है। पैरोटिड कहाँ होता है, हमारा ईयर के फ्रंट में होता है। सबमैंडिबुलर हमारा कहाँ होता है, माउथ के अंदर डीपली सिचुएटेड होता है। एंड सबलिंगुअल कहाँ होता है बच्चों, टंग में होता है, ठीक है, टंग के नीचे, जीभ के नीचे क्या है, सबलिंगुअल। देखो लिंगुअल का मतलब ना टंग होता है, तो जीभ के नीचे क्या होगा, सबलिंगुअल, ठीक है। तो अब ये तो हमने देखा कि बक्कल कैविटी के अंदर क्या हुआ। बक्कल कैविटी में सारा जो होना था हमारा काम धंधा वो पूरा हो चुका है, ठीक है। तो हम फूड को आगे पुश करते हैं। देखो बच्चों, जो टंग होगी ना वो फूड को ऐसे पुश करेगी, मतलब ऐसे उसको मिक्स करेगी, तो उसके बाद वो फूड पूरा च्यू हो चुका है। अब वो फूड क्या करेगा भाई, काफ़ी देर हो गई, इतनी देर तो बक्कल कैविटी में रहेगा नहीं। जब उसका काम कंप्लीट हो गया वो नीचे जाएगा। ओरोफेरिंग्स, देखो बच्चों आप लोगों ने एक नया वर्ड आ रहा होगा आजकल आप लोगों के सामने जिसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स होता क्या है, फेरिंग्स जो होता है ना बच्चों, ये कॉमन ओपनिंग होता है, ठीक है। कॉमन ओपनिंग होता है किसकी, फूड पाइप की एंड एयर पाइप की, ठीक है। एयर पाइप एंड फूड पाइप की कॉमन ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर फूड आया, फूड फेरिंग्स के पास गया बच्चों, ठीक है। अब ये जो फूड था ये फेरिंग्स के पास गया। अब देखो बच्चों इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये यहाँ चला जाए, ये हमारी क्या है, एयर पाइप, या तो ये एयर पाइप में चला जाए या फिर ये हमारी ईसोफेगस में चला जाए। और भाई बच्चों ऐसे कोई लॉटरी सिस्टम तो हो नहीं रहा है, चलो आज हम एयर पाइप में घूम के आते हैं, आज हम ईसोफेगस में, ऐसा नहीं है ना। तो फूड क्यों जाएगा ईसोफेगस में, कोई रीज़न होगा ना, उसका रीज़न है हमारी एपिग्लोटिस। क्या उसका रीज़न, एपिग्लोटिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस क्या करती है बच्चों, जो हमारी एयर पाइप होती है ना, एयर पाइप की ओपनिंग का नाम होता है ग्लॉटिस। एंड जो इस ग्लॉटिस को ऐसे फ्लैप की तरह ऐसे क्या करेगी, ऐसे कवर कर लेगी। देखो जो इस ग्लॉटिस को कवर कर लेगी उसे हम क्या कहेंगे, एपिग्लोटिस कहेंगे। तो एपिग्लोटिस क्या करेगी, इस ग्लॉटिस को, इस होल को कवर कर लेगी, ठीक है। एपिग्लोटिस ने इसे कवर कर लिया तो फूड यहाँ पे नहीं जा पाया एंड वो हमारा किस में गया, ईसोफेगस में गया, ठीक है। तो अब हमने समझा कि फूड ईसोफेगस में क्यों गया। अब ईसोफेगस है क्या बच्चों, ईसोफेगस एक तरीके की फूड पाइप है, एक कनेक्टिंग पाइपलाइन है जिसमें फूड नीचे गया। लेकिन बच्चों एक काम की बात यह है कि ईसोफेगस में ना कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। नो एंजाइम्स नो डाइजेशन। एंजाइम जो है बायोकैटालिस्ट है, वो डाइजेशन करेंगे, जो कि यहाँ नहीं होगा। इसका काम है फूड को सेंड करना, कहाँ से कहाँ तक, माउथ से लेकर के स्टमक तक, ठीक है गाइस। देखो बच्चों फूड जाएगा, फूड यहाँ पे ऐसे मतलब नीचे जाएगा ही क्यों, यहाँ अटक पे तो सकता है ना फूड, देखो ये कितनी पतली है। फूड यहाँ पर जाएगा किसकी वजह से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। इसमें ना फेजेस आते हैं कॉन्ट्रैक्शन के और रिलैक्सेशन के। एक बार वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर रिलैक्स करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर रिलैक्स करेगी। तो इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के फेजेस की वजह से जो फूड होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ईसोफेगस देखा, ईसोफेगस देखा तो ईसोफेगस ने फूड क्यों भेजा, पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड भेजा, ठीक है। ईसोफेगस हमारी क्या है, कनेक्टिंग पाइपलाइन है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, मीम है जिसका आप लोगों को इंतज़ार रहता है। यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑलवेज गेट ब्लेम्ड इफ़ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और मोबाइल फ़ोन स्टॉप्स वर्किंग। देखो ये ना सबके साथ हुआ ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा इससे बचाओ। तो इससे आप सब लोग कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं, सब लोग खुद ही फील कर पाएंगे ठीक है। चलो मूव फॉरवर्ड। देखो बच्चों फूड जो है ना वो गया हमारा स्टमक के पास में। अब ये स्टमक के पास में जो फूड गया यहाँ पर इसके साथ क्या होगा,
स्टमक के अंदर बहुत सारी स्फिंक्टर बहुत सारी मतलब स्टमक क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। स्टमक इज अ लार्ज मस्कुलर ऑर्गन, एक मस्कुलर ऑर्गन, जब इसके अंदर खाना आएगा ना तो ये एक्सपेंड कर देगा, फैल जाएगा, ठीक है। जब इसके अंदर फूड आया तो इसने एक्सपेंशन कर दी, ठीक है। तो फिर अब स्टमक के अंदर देखो बच्चे, यहाँ ईसोफेगस और यहाँ पे स्टमक, इसके अंदर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करेगा, जब ये मतलब ऐसे ओपन हो जाएगा ना तब फूड आएगा। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो बैक फ्लो होता है ना, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है स्फिंक्टर, ठीक है। तो फिर इस फूड के बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करेगा, यहाँ पे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। ये हमारा क्या है, डायाफ्राम, ये हमारी स्टमक की लाइनिंग है। यहाँ पे बच्चों पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा फूड तो उसके बैक फ्लो को रोकेगा, ठीक है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। तो ये हमारा काम हो गया स्फिंक्टर का। जो स्फिंक्टर मसल यहाँ प्रेजेंट है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, उसने बैक फ्लो को रोक दिया। तो अब फूड अंदर तो चला गया, अभी मसल्स करेंगी क्या, जो मस्कुलर वॉल होंगी ना वो फूड को मिक्स करने में मदद करेंगी। जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है, तो उन जूसेस के साथ फूड को मिक्स होना पड़ेगा ना, तभी तो वो फूड मतलब हमारा डाइजेस्ट हो पाएगा, ब्रेक डाउन हो पाएगा। तो उस फूड को जो है मिक्स करने का काम कौन करेंगी, हमारी मस्कुलर वॉल, स्टमक की मस्कुलर वॉल, ठीक है। देखो अब डाइजेशन कैसे होता है स्टमक के अंदर, ऐसा क्या है जो इसके अंदर हम कहते हैं ना भाई पेट खराब हो गया तो खाना पच नहीं पाता, ऐसा क्या है, पाचन, डाइजेशन मतलब क्या होता है, पाचन, ऐसा क्या है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, जो फूड को पचाता है, ठीक है। देखो इसके अंदर ना एंजाइम्स होते हैं, एक क्या एंजाइम होता है इसके अंदर, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देगा, ठीक है। जो हमारे प्रोटीन्स आए थे ना, प्रोटीन जो बड़े बड़े प्रोटीन्स आए थे उसके स्मॉलर यूनिट उसे पेप्टाइड के अंदर तोड़ देगा, ठीक है। अब बच्चों ऐसा तो है नहीं पेप्सिन मतलब ऐसे, पेप्सिन की ना एक बात है, ये ना सिर्फ लो पीएच पे ही एक्टिवेट होता है, ये हर पीएच पे एक्टिवेट नहीं रहता, ठीक है। तो जब HCl आएंगे तब पेप्सिन क्या होगा, हमारा एक्टिवेट होगा। तो HCl क्या करेगा, HCl जर्म्स को किल करेगा, फूड के अंदर जो जर्म्स आएंगे एक तो उसे किल करेगा, और एक एसिडिक पीएच देगा जिससे हमारा पेप्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे म्यूकस। अब देखो बच्चों HCl क्या है, HCl एक एसिड है, तो ये क्या करेगा, हार्म करेगा हमारे स्टमक को। अब बारी आती है अब म्यूकस की। म्यूकस क्या करेगा, स्टमक की लाइनिंग को प्रिवेंट करेगा HCl के एक्शन से, ठीक है। तो म्यूकस ने क्या किया, जो HCl ने नुकसान पहुंचाया था ना स्टमक को, उसे क्या किया, प्रिवेंट किया, ठीक है। तो अब हमने स्टमक के बारे में देख लिया कि स्टमक के अंदर डाइजेशन होता क्यों है। स्टमक के अंदर जो डाइजेशन का कारण है वो है उसका एंजाइम्स, जिसका नाम क्या है, पेप्सिन, जो कि हमारा एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होगा, एंड प्रोटीन्स को किस में तोड़ देगा, पेप्टाइड स्मॉलर यूनिट में तोड़ देगा, ठीक है। देखो बच्चों राइटिंग पे ना जाना, राइटिंग थोड़ी हो जाती है इधर उधर ओके। अब बारी आती है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के, फूड कहाँ जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, सारा दिख रहा है ना ये ऐसे कोइलिंग से, ये हमारी सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। फूड इसके अंदर गया, अब फूड इसके अंदर जाएगा तो फिर जो बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, लीवर और पेनक्रियास के जो भी सिक्रीशंस होंगे ना वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, क्योंकि फूड देखो स्टमक से सीधा निकल गया। अब ये दोनों बेचारे ऐसे खाली तो बैठेंगे नहीं, अब इनका भी कुछ काम है ना, तो ये अपना काम कैसे करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू परफॉर्म करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, बाइल जो कि लीवर जी ने छोड़ा था, लीवर ने जो बाइल छोड़ा था उसने फैट को इमल्सिफाई किया। देखो बच्चे बड़े बड़े जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, इसको छोटा छोटा मतलब होता है इनका, वो मतलब समझो। इमल्सिफाई का मतलब होता है जो बिगर मॉलिक्यूल्स है ना, फैट के बिग बिग मॉलिक्यूल्स हैं उसे स्मॉलर वन में कन्वर्ट करना, उसे हम क्या कहेंगे, इमल्सिफाइज, ठीक है। इमल्सिफाइज में क्या करेंगे, बिगर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद क्या आता है हमारा पेनक्रियाटिक जूस, जो कौन छोड़ता है, पेनक्रियास छोड़ता है।
पेनक्रियास ने पेनक्रियाटिक जूस छोड़ा, उसने क्या किया, उसने उसमें देखो बच्चों एंजाइम क्या होंगे, ट्रिप्सिन। वो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। जो हमारे पेप्टाइड्स बन गए थे ना स्टमक में, पेप्टोन्स एंड प्रोटिएसेस बनते हैं बच्चों, सॉरी, स्टमक में हमारे क्या बनते हैं, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस, और वो फिर आगे जा करके क्या बन जाते हैं, पेप्टाइड्स बना देते हैं। ठीक है, पेप्टाइड्स कहाँ बनेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टाइड्स बन जाएंगे। और फिर लाइपेज आया, लाइपेज ने क्या किया, इमल्सिफाइड, जो टूटा हुआ फैट था ना, और फैट को बड़े बड़े मॉलिक्यूल से उसने स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया। लेकिन अब इस फैट को मतलब फर्दर डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। फैट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिपिड बोलते हैं। तो इसके एंजाइम का नाम क्या होगा, लाइपेज। ठीक है, तो एंजाइम जो डाइजेशन की पेनक्रियाज से आए, ट्रिप्सिन जी, लाइपेज जी। ठीक है, बाइल कहाँ से आया, हमारा लीवर से आया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो लीवर एंड पेनक्रियाज से मतलब एंजाइम मिले थे, पहले वो डाइजेशन करेंगे। अब वो अपना डाइजेशन कर चुके हैं, उसके बाद बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की। अब बच्चों मतलब ये खुद पे तो डाइजेशन करेगा ना, तो फाइनल डाइजेशन जो होगा वो इंटेस्टाइन करेगा, इंटेस्टाइनल जूस से। वो कैसे करेगा, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके फाइनल डाइजेशन से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना देंगे। प्रोटीन अपनी सबसे छोटी यूनिट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन अमाइनो एसिड में। एंड फैट की ब्रेकडाउन हो जाएगी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब मेन काम क्या होगा, जो पेप्टाइड्स थे ना, पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, फैट को किस में कन्वर्ट करना, फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन था मतलब वो फाइनल डाइजेशन करेगा, जो फाइनल केमिकल डाइजेशन है ना, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान दे के सुनो कि डाइजेशन का कंप्लीट कहाँ होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो तो रहा है, पर इसमें होगा क्या, जो हर्बीवोर्स होंगे ना उसके पास तो बड़ा वाला स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, और जो कार्निवोर्स होंगे ना उनके पास क्या होगा, छोटा इंटेस्टाइन होगा। ऐसा रीज़न क्या है बच्चों, इसका रीज़न है हमारा सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज होता है ना उसका डाइजेशन टफ होता है एज कम्पेयर टू मीट। मीट जो होता है ना वो ईजिली डाइजेस्ट होता है। मीट के ईजी डाइजेशन की वजह से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत कम पड़ेगी, वो छोटा होगा। एंड हर्बीवोर्स के ज़्यादा डाइजेशन की वजह से, स्मॉल सेल्यूलोज की वजह से वो बड़ा होगा। ठीक है, देखो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो डाइजेशन का हमारा नेक्स्ट स्टेप जो डाइजेशन से अगला होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ था, जो हमने मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर वन में जो हमने तोड़ा है, उसके स्मॉलेस्ट कंपोनेंट के अंदर जो हमने फूड को ब्रेक डाउन किया है, अब वो फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बच्चों फूड को ब्लड वेसल्स के मतलब अंदर जाना, मतलब उसे ब्लड के अंदर जाना, फूड का ब्लड के अंदर जाना, उसे क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों फूड ऐसे पेट के अंदर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा रहेगा तो मतलब ऐसे कुछ काम थोड़ी आएगा, उसे अपनी डेस्टिनेशन पे भी तो पहुंचना होगा। देखो बच्चों लाइफ में डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे काम कर रहे हो ना, देखो मैं ये नहीं कह रही काम करना बुरा है, पर मतलब सिर्फ काम नहीं करना, हमें ऐसा काम करना है जो हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। ऐसे हमें अंधाधुंध ऐसे गधे की तरह काम नहीं करना, हमें घोड़े की तरह काम करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, काम तो सब करते हैं, काम तो गधा भी करता है और उससे ज़्यादा करता है, पर घोड़ा क्या करता है, स्मार्ट वर्क करता है। ठीक है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है तभी हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। ओके, चलो मोटिवेशन पूरी। देखो बच्चों एब्जॉर्प्शन जो हुआ था न्यूट्रिएंट्स का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने किया था वो कैसे किया था, जो इनर लाइनिंग थी ना स्मॉल इंटेस्टाइन की उसके ऊपर क्या थी, विलाई थी, बहुत सारी विलाई थी। उस विलाई से जो सरफेस एरिया था एब्जॉर्प्शन का वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, विलाई क्या होती है बच्चों, विलाई के अंदर ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड वेसल है ना, ये देखो ये हमारी विलस है, ये हमारा विलस का स्ट्रक्चर, ये हमारी क्या लिम्फलेक्टियल, ये हमारी क्या है आर्टरी, और ये है वेन। विलाई के अंदर ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के अंदर अब हमारा क्या था, ब्लड के अंदर पहुंच गया, फूड एब्जॉर्ब हो गया विलाई के अंदर, तो वो क्या हो गया, ब्लड के अंदर पहुंच गया, तो एब्जॉर्प्शन का काम जो था उसने कर दिया। बच्चों एब्जॉर्प्शन तो उसने कर दिया, लेकिन जो थोड़ा बहुत फूड है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन जी भी एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है,
लार्ज इंटेस्टाइन भी थोड़ा बहुत जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करेगा। पर पहले हम विलाई के देखते हैं। देखो विलाई जो होती है ना वो ब्लड वेसल से बहुत ज़्यादा सप्लाइड होती है। ब्लड वेसल से सप्लाई होगी तो ब्लड वेसल से मतलब ब्लड के अंदर क्या चला जाएगा, फूड चला जाएगा। तो इस वजह से जो विलाई होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एब्जॉर्प्शन का काम इसलिए सबसे ज़्यादा करेगी, ठीक है। विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईट, उसके बाद क्या करेगी, ब्लड वेसल जो हमने खाना खाया था उसे एब्जॉर्ब कर चुकी है। उसके बाद बच्चों जो खाना था ना, अब एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो हमने खाना खाया उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना। एनर्जी प्रोड्यूस करना वो काम क्या होता है हमारा, एसिमिलेशन। तो जो हमने फूड लिया, ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू, उससे हमने क्या किया, न्यू टिश्यू बनाए, हमने क्या किया, रिपेयर का काम किया। तो वो काम क्या हो गया हमारा, एसिमिलेशन हो गया, ठीक है। तो फिर अब बच्चों जो फूड बच गया ना, अनएब्जॉर्ब्ड फूड, वो क्या होगा, अब सारा फूड तो एब्जॉर्ब हो नहीं पाया, तो जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होगा वो हमारा कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ज़्यादा मतलब एब्जॉर्प्शन वाटर की होगी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों देखना ध्यान से, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है ना वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुकी है, ठीक है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होगी, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो अब हम ओवरव्यू में मतलब समराइज्ड वे में देखें तो एसिमिलेशन प्रोसेस के अंदर क्या हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इसका एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रोड्यूस होना, ठीक है। अब वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई, जो विलाई था, विलाई से फूड गया हमारा ब्लड के अंदर, एब्जॉर्प्शन हो गई, एंड एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में कहाँ गया, फिर वो टिश्यूज़ तक पहुंच चुका है हमारा फ्लूइड, ब्लड से टिश्यूज़ में गया एंड वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो ये हमारी एक मतलब सिंपल सी प्रोसेस है, ओके। देखो अब मैंने बताया था ना लार्ज इंटेस्टाइन, अब हमने लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन देखा, अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो आएगा वो ये सारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना रेड, ये अपेंडिक्स है छोटी सी हमारी, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसके हम पार्ट्स के देखेंगे ना, मतलब इसको कहते हैं ना, ये हमारा हो गया बच्चों असेंडिंग कोलोन, ये ऊपर चढ़ रहा है ना, ये असेंडिंग कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, एंड ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। ये ऐसे ऐसे है ना, टिल्ट ऐसे सीधा है ना, तो ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, असेंडिंग कोलोन, ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग कोलोन, एंड ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन, ओके। तो अनएब्जॉर्ब फूड जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, एंड यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो रेस्ट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड है वो पास आउट कर देगा, उसका क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा, कहाँ से, एनस से, एनस से वो क्या हो जाएगा, थ्रोन आउट, ओके, ठीक है बच्चों। तो अब हमने सारा मतलब हर ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया है जो डाइजेशन में मदद करते हैं। अब एक बच्चों क्विक ओवरव्यू देख लो, फटाफट से देख लो। फूड आया, फूड किस में गया, बक्कल कैविटी में, टीथ ने उसे क्या किया, च्यू किया, टंग ने किस में मदद किया, मिक्सिंग में मदद किया सलाइवा के साथ, सलाइवा ने क्या किया, स्टार्च को तोड़ दिया स्मॉलर कंपोनेंट में, ठीक है। और सलाइवा के अंदर बच्चों एक और लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम क्या करता है, वो हमारे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। फूड यहाँ पे गया, अब फूड आएगा नीचे। ईसोफेगस क्या है, हमारी फूड पाइप जिसके अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। ईसोफेगस से फूड गया नीचे, स्टमक के पास आया, ठीक है। स्टमक में क्या हुआ, फूड का डाइजेशन, क्यों, HCl की प्रेजेंट में पेप्सिन, ठीक है। HCl के प्रेजेंट में क्या हुआ, पेप्सिन किस में, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया हमारा पेप्सिन में, एंड उसने क्या किया, प्रोटीन को तोड़ के क्या बना दिया, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस, ठीक है। स्टमक में गया वो, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, फिर वो फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर उसे लीवर से और पेनक्रियाज से भी एंजाइम मिलेंगे, एंड वो फर्दर स्मॉलर पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। स्मॉल पार्ट में टूट गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हमारा किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बात देखी थी,
कंप्लीशन होती है। किसकी कंप्लीशन होती है? डाइजेशन की कंप्लीशन होती है, ठीक है। तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। अब वो कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ? जो वाटर है ना, बचा हुआ वाटर, वो क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। और इसके अंदर क्या हुआ? सिंथेसिस हुआ फीकल मैटर का, ठीक है बच्चों। फीकल मैटर का सिंथेसिस भी यहीं पर ही होता है, ठीक है। और जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो एनएस के थ्रू थ्रोन आउट, ठीक है। अब ये हम आज अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अपना थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाइए। नाउ इट्स क्विज टाइम, जो आपका फेवरेट होने वाला है, ठीक है। अब जो पढ़ा है ना उसको देखते हैं कितना पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ा है या सिर्फ ऐसे मतलब वीडियो टपाई, अब पता लगेगा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हमारा क्विज। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन। सोचो सोचो, डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होती है? स्टमक में, इसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या माउथ कैविटी में? फटाफट सोच लो। सोच लिया? देखो बच्चों, जो प्रोसेस है ना डाइजेशन के, माउथ में, माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी में शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या होता है? सलाइवा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो यहाँ शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या है? HCl इज सिक्रेटेड बाय। याद करो बच्चों, HCl को कौन छोड़ता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, बक्कल कैविटी या बोथ A and B? कौन छोड़ेगा HCl को? याद करो। हो गया टाइम अप। HCl को छोड़ेगा हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा? HCl का सिक्रीशन करेगा। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि वहाँ पे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट होना है, ठीक है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट होना है, जो कि इसकी एक एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन कहाँ एक्टिवेट होता है? ठीक है, बताओ बताओ, पेप्सिन कहाँ एक्टिवेट होगा? लो पीएच, न्यूट्रल, हाई पीएच या फिर हमेशा एक्टिव रहेगा? सोचो, पॉज करके सोच लिया करो बच्चों, ठीक है। वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोचा करो, फिर आंसर देखा करो, तो तुम्हें फ़ायदा करेगा। सोच लिया? तो पेप्सिन का एक्टिवेट होगा? पेप्सिन हमारा लो पीएच पे एक्टिवेट होगा। लो पीएच पे क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये हमारा एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट होता है। और एसिडिक पीएच कब होता है? देखो बच्चों, जब पीएच क्या होता है हमारा, लो होता है ना, तब तो वो हमारा एसिड की तरफ बढ़ता है। और जब पीएच हमारा हाई होता है ना, तब वो हमारा बेस की तरफ बढ़ता है। ये बात आप याद करना, केमिस्ट्री में भी काम आएगी, ठीक है। देखो 7 से अगर हम इधर चलेंगे तो हमारा क्या होगा? एसिडिक। एंड 7 से हम आगे को चलेंगे तो हमारा क्या होगा? बेसिक। एंड 7 इज द न्यूट्रल पीएच, ठीक है। 7 हम न्यूट्रल पीएच ले लेते हैं वाटर के लिए। थोड़ी सी केमिस्ट्री बता दी मैंने तुमको। चलो ठीक है, तो अब हमने पेप्सिन का एक्टिवेट हुआ लो पीएच पे। ओके बच्चों, तो आपका आज का काम पूरा होता है। आपने क्विज कर लिया, अपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ओके, थैंक यू। और सुनो, नोट्स बनाने मत भूलना। इनके नोट्स बनाना, वो तुम्हें अपने CBSE एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। ओके ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।